हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अभी पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। ये भी आपका भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन हम इसको इन डिटेल बताएंगे और लास्ट में आपको बताएंगे इस चैप्टर में आपने कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल सी बात करते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, सिस्टम स्टेबल का मीनिंग क्या है। ठीक है, एक मैं जनरल एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ये बेस है, ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए मैंने एक पॉट रखा हुआ है और जो पॉट है उसकी शेप कुछ इस टाइप की है। ठीक है, जैसे बच्चों वाला खिलौना नहीं होता, मैं सेम उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों वाला खिलौना है और ये आपके पास ऐसे मूव कर सकता है भाई। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको एक डिस्टरबेंस दी। ठीक है, डिस्टरबेंस देने का मतलब क्या है, इसको भाई थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए। मान लीजिए जी मेरे पास पॉट इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने हल्की सी डिस्टरबेंस दी, मान लीजिए इस तरफ मैंने मूव करवा दिया। ठीक है, इस तरफ से मैंने इसको फोर्स लगा दिया। जैसे ही इसको फोर्स लगाएंगे जी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और लास्ट पे जाके फिर आपका क्या हो जाएगा जी, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसी पोजीशन पे आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब अगर मैं सिस्टम के अंदर हल्की सी डिस्टरबेंस दूं, डिस्टरबेंस के बाद अगर वो इनिशियल उसी पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब मेरा सिस्टम क्या रहा जी, स्टेबल। अगर इसी पॉट को अगर मैं ऐसे रख दूं, ठीक है, जैसे अभी मैं रखने वाला हूं, ठीक है, क्या जी इसको उल्टा करके रख दीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा करके रख दूंगा राजी, अब मान लीजिए मैं डिस्टरबेंस दूं। ठीक है, अगर मैं हल्की सी इसको डिस्टरबेंस दूं, ठीक है, मान लीजिए इसके ऊपर फोर्स मैं ऐसे लगा दूं, तो क्या ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, क्योंकि ये गिर जाएगा। ठीक है, गिरने का मतलब क्या है, ये नीचे आपका एक बार गिर गया, इसके बाद ये नहीं उठेगा। ठीक है, तो लास्ट पोजीशन इसकी ये हो जाएगी। ठीक है, क्या ये वापस आ रहा है? ये जो सिस्टम 2 है, क्या ये वापस आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सिस्टम क्या होगा जी, अनस्टेबल। ये वाला सिस्टम कौन सा है? स्टेबल। दिस इज अनस्टेबल। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अपनी पावर सिस्टम की। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिख लिए, आ सिस्टम थ्योरेटिकल पॉइंट में लास्ट में भी लिखवाऊंगा। ठीक है, बाद में, आ सिस्टम विच रिगेन इट्स इनिशियल पोजीशन। मैं सिंपल सी बस बात आपसे साथ कर रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, इनिशियल पोजीशन आफ्टर द डिस्टरबेंस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इज नॉन एज स्टेबल सिस्टम। ठीक है, उसको स्टेबल सिस्टम बोलेंगे, राइट। और इसके अपोजिट जो होगा राजी, उसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। करेक्ट हुई इतनी बात? नाउ इन केस ऑफ मशीन, नाउ इन केस ऑफ मशीन। ठीक है, अब मशीन के केस में इसका क्या मीनिंग है भाई? ये तो आपने जनरल सिस्टम बता दिया कि अगर सिस्टम में मैं हल्की सी फोर्स लगा दूं, ये ऐसे ऐसे हिलेगा, हिलने के बाद क्या होगा राजी, ये मेरा एक पोजीशन पे स्टेबल हो जाएगा, वहीं आपकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? नाउ इन केस ऑफ मशीन, मशीन के अंदर क्या है, मान लिया दो अल्टरनेटर मेरे पैरेलल में कनेक्टेड है, हल्का सा कोई उसके अंदर डिस्टर्बेंस आया। डिस्टर्बेंस क्या किस टाइप का हो सकता है राजी? आपकी लाइटनिंग आ गई, आपके जनरेटर के टर्मिनल पे कोई फॉल्ट आ गया। ठीक है, फॉल्ट आपने देखा है, किसी भी टाइप का फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकती है आपके पास, मान लीजिए सडन लॉस ऑफ लोड हो गया। ठीक है, एकदम से किसी ने 50 एसी बंद कर दिए। ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट होगा उसी को हम बोलते हैं राजे डिस्टरबेंस। ठीक है, वो डिस्टरबेंस अगर सिस्टम के अंदर आ रही है, उसके बाद मेरे सिस्टम का जो बिहेवियर है वो कैसा है, उसी चीज की हम स्टडी करेंगे हमारे पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ मशीन लिखिए, इफ टू अल्टरनेटर ठीक है, इफ टू अल्टरनेटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, वो आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं, एंड बोथ आर इन सिंक्रोनिज्म आफ्टर द डिस्टरबेंस। ठीक है, वो सिंक्रोनिज्म में ही रहे। अगर उसमें डिस्टरबेंस आने के बाद तो हम बोलेंगे देन द सिस्टम इज स्टेबल। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे राजी? स्टेबल बोलेंगे। ठीक है, तो मैं एक टर्म यूज करूंगा, गेन ऑफ सिंक्रोनिज्म।
गेन ऑफ सिंक्रोनिज्म का मतलब क्या है? सिस्टम आपका स्टेबल होगा राजेश, सिस्टम इज स्टेबल। अगर मैं टर्म यूज करूंगा लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, इसका मतलब क्या है? सिस्टम मेरा सिंक्रोनिज्म, इसका मतलब सिस्टम मेरा क्या राजी? अनस्टेबल है। ठीक है, उस केस में सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल। समझे मेरी बात? अब मैं जनरेटर और मोटर के केस में, आप इलेक्ट्रिकल मशीन में देखोगे, हमारे चैनल पे अपलोड भी है आपका सिंक्रोनस मशीन, उसके अंदर देखिए जाकर, जो आपके पास रोटर फ्लक्स होता है इन केस ऑफ जनरेटर वो आगे होता है एज कंपैरिजन टू, बोलो, एज कंपैरिजन टू स्टेटर फ्लक्स। ये मान लीजिए मेरे पास स्टेटर फ्लक्स है, ठीक है, और स्टेटर फ्लक्स और जो रोटर फ्लक्स होती है इसके बिटवीन जो एंगल होता है राजे, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। और इसी डेल्टा को क्या नाम देते हैं राजे? लोड एंगल। ठीक है, इसी को बोलते हैं राजे लोड एंगल। हमारा इन डिटेल आपको वहां पे बताया हुआ है। ठीक है, रोटर की फ्लक्स से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है दैट इज ई डेल ऑफ ई एंगल ऑफ डेल्टा, और यहाँ पे जो वोल्टेज होती है टर्मिनल के ऊपर दैट इज योर बी ऑफ टी। ठीक है जी, बोलो, दैट इज इन केस ऑफ जनरेटर। जो ई ऑफ एफ होता है राजे, ई ऑफ एफ जो आपके पास होता है दैट इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और ये क्या होती है? आपके जनरेटर के टर्मिनल की वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। समझ रहे मेरी बात? तो ये आपके पास होता है इन केस ऑफ जनरेटर। ठीक है, मोटर के केस में क्या होता है? मोटर के केस में आपकी जो स्टेटर की फ्लक्स है राजे वो आगे रहती है। ठीक है, स्टेटर फ्लक्स आगे रहती है, रोटर फ्लक्स क्या रहता है? पीछे रहता है। ठीक है, रोटर फ्लक्स, और एंगल सेम ही होता रहा डेल्टा। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी दैट इज ई एफ एंगल ऑफ माइनस डेल्टा, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी दैट इज बी टी एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, मोटर के केस में याद रखना भाई, जो मोटर का लोड एंगल होता है नेगेटिव के साथ लिखते हैं, और जनरेटर का आप यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव के साथ हम लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों चीजें भाई आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इन केस ऑफ मोटर। ठीक है, कैसे ये चीज आती है फ्लक्स आगे पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये आपका सिंक्रोनस मशीन में इन डिटेल भाई आपका बताया हुआ है। ठीक है, अब मैं आगे और चलता हूं, आगे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं भाई। मान लीजिए मेरे पास एक रोटर है, चलिए हम यहाँ पे जनरेटर की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे दिखा देते हैं भाई। ठीक है, मान लीजिए मैं सिंक्रोनस जनरेटर की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई सिंक्रोनस जनरेटर है। मान लीजिए उसकी एक कॉइल है ए डैश, इसको लिखा ए डैश। ठीक है, उसके 120 डिग्री पे मान लीजिए मैंने बी रखा है, बी, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा जी? बी डैश आ जाएगा। ठीक है, उसके 120 डिग्री मैंने क्या रखा? ये सी रखा, और यहाँ पे क्या आ गया? सी डैश। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे मेरा है अल्टरनेटर। ठीक है, प्राइम मूवर। ठीक है, उसको मैंने यहां पे रख दिया है। ठीक हो इतनी बात? अब मैंने यहाँ पे क्या किया है? इसको सप्लाई दे दी है। ठीक है, कौन सी सप्लाई देते हैं भाई? हम डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, डीसी सप्लाई अगर मैंने इसको दे दी है तो डीसी सप्लाई देने से जो मेरे पास ईएमएफ बनेगा राजे, वो क्या बनेगा बोलो? इसी डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड साइड की उंगल्स को फेरिए। ठीक है, तो आपका जो अंगूठा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा। ठीक है, मींस इससे जो मेरी फ्लक्स बनेगी राजे, फ्लक्स मेरी किस डायरेक्शन में बनेगी बोलो जी जल्दी से? जो इससे फ्लक्स बनेगा दैट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और सॉलिड के अंदर आपको पता है फ्लक्स सॉ टू नॉर्थ जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? एन और एस बन जाएगा। ठीक है जी, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, बोलो जी, ये मेरे पास कह रहा जी प्राइम मूवर है। ठीक है, दिस इज योर प्राइम मूवर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएंगे? परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। क्यों परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीसी सप्लाई। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए इसको मैं हटा देता हूं भाई। ठीक है, आप मेरी एक चीज बात सुनिए, यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा था वो चीज आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, आपके घरों में जनरेटर होता है भाई। ठीक है, जनरेटर में क्या है? जहाँ आप टोका मशीन की एग्जांपल ले लो। ठीक है, टोका मशीन में क्या होता है? जैसे जैसे हम चारा डालते हैं आप उसको काटते हो। ठीक है, अगर मशीन बिल्कुल खाली है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी चारा नहीं है, तो अगर मैं उसको हाथ से घुमाऊं तो आप इजीली उसको घुमा सकते हो भाई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं उसके अंदर चारा डाल के घुमाऊं तो मुझे ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी उसको घुमाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? जो चारा उसके अंदर लग रहा है वो क्या कर रहा है?
जो आप उसको फोर्स लगा रहे हो उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपके जनरेटर के केस में होता है। मान लीजिए जनरेटर के साथ मैंने कोई भी सप्लाई मींस कोई भी लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ, उस केस में जब आप जनरेटर को घुमाओगे राजे तो आप इजीली घुमा सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरा केस आप घरों में ट्राई करके देखना, जैसे ही मैं लोड कनेक्ट करके इसके बाद प्राइम मूवर को घुमाऊंगा, ठीक है, क्योंकि चेंज ओवर लगा हुआ है ना हमारे, अगर चेंज ओवर मैंने लोड के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया है तो जनरेटर आप इजीली घुमा पाओगे, ठीक है। लेकिन जब लोड मेरे पास कनेक्टेड होगा और चेंज ओवर को मैं लोड के साथ कनेक्टेड इस टाइप से किया है कि जनरेटर को जैसे ही रिवॉल्व करोगे वो डायरेक्टली कनेक्ट आपने किसके साथ कर दिया राजे, लोड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उस जनरेटर को घुमाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो जो लोड आपके पास लगा हुआ था इलेक्ट्रिकल लोड, वो आपकी आप कौन सी उसको टॉर्क दे रहे हो ना जी, मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकली जो आप ताकत लगा रहे हो उसको अपोज कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब अगर नो लोड है उस पे मुझे घुमाना इजी है, लेकिन जब लोड कनेक्ट होगा उस केस में उस अल्टरनेटर को घुमाना मेरे लिए क्या होगा राजी, थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर है, जो इलेक्ट्रिकल, क्योंकि लोड आपका इलेक्ट्रिकल है ना, उसकी जो टॉर्क है आपकी मैकेनिकल टॉर्क के अपोजिट लगेगी, इसीलिए आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है जी। बोलो, इस चीज को अगर लिखना है तो लिख सकते हो भाई, व्हेन प्राइम मूवर मूव विच जनरेट ईएमएफ इन वाइंडिंग, ठीक है, जैसे ही प्राइम मूवर आपका घूमेगा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ई ऑफ एफ, ठीक है। एंड व्हेन लोड इज कनेक्टेड, अगर लोड कनेक्ट होगा तो राजी आपका करंट भी फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। आगे लिखिए, दिस करंट अपोज द रोटेशन ऑफ प्राइम मूवर, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। दिस करंट अपोज द रोटेशन ऑफ प्राइम मूवर, क्यों? एज पर लेंजेस लॉ, ठीक है। लेंजेस लॉ क्या बोलता है, आपका जो इफेक्ट होता है अपने कॉज को क्या करेगा राजी, अपोज। तो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से बन रहा है, आपके मैकेनिकल टॉर्क की वजह से, ठीक है। इसलिए ये टॉर्क का जो रिलेशन होता है राजी, जे रहता है टी मैकेनिकल माइनस टी इलेक्ट्रिकल, दैट इज इक्वल टू जे डी ओमेगा डिवाइड बाय डी ऑफ टी। समझ रहे मेरी बात? ये जो टी इलेक्ट्रिकल है दैट इज ड्यू टू लेंजेस लॉ, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लेंजेस लॉ, ठीक है। ये चीज भाई आपको पता होनी चाहिए। मैं जस्ट आपको ये रिलेशन बताना चाह रहा था, ये रिलेशन का मीनिंग क्या है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। करेक्ट हुई इतनी बात? इसमें जो जे रहता है राजी, जे आपके पास होता है टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और इसके जो यूनिट होते हैं राजी, केजी मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात? ये जो डी ओमेगा बाई डी टी है दैट इज चेंज इन स्पीड, ठीक है। ये क्या रहा जी आपका, चेंज इन स्पीड, ठीक है। दिस इज योर चेंज इन स्पीड। अब इस चीज को हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। इफ टी मैकेनिकल इक्वल टू टी इलेक्ट्रिकल है, जब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टॉर्क दोनों सेम है, इसका मतलब ये जो डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी टर्म है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। जो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो भी, इक्वेशन नंबर ए में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चेंज इन स्पीड कितना भाई, 0 है। इसका मतलब जो आपकी स्पीड है राजी वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, आपकी जो स्पीड है राजी वो सिंक्रोनस स्पीड है। सिंक्रोनस स्पीड क्यों बोला, क्योंकि सिंक्रोनस अल्टरनेटर है, इसकी जो स्पीड होती है राजी कौन सी होती है, सिंक्रोनस स्पीड। इसका मतलब ये हुआ, जब मैकेनिकल टॉर्क में ज्यादा ताकत लगा रहा हूं उस रोटर को घुमाने के लिए, ठीक है, जब मेरी पावर जितना उसके अंदर लोड कनेक्टेड है उतनी हो जाए, उस केस में मेरी जो स्पीड होगी राजे वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया भाई, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर जितना लोड मेरा कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकली, उतना लोड को फीड करने के लिए मुझे जो मैकेनिकली टॉर्क देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रिकल टॉर्क के इक्वल देनी पड़ेगी। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। किसी भी लोड को फीड करने के लिए आपकी मैकेनिकल टॉर्क इक्वल टू क्या होनी चाहिए राजी, इलेक्ट्रिकल टॉर्क होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ओमेगा आपका कांस्टेंट है। इस केस में जो आपकी स्पीड होगी राजी रोटर की, दैट इज योर सिंक्रोनस स्पीड। बोलो ओके हो गया। अब इफ डिमांड इज लेस,
मान लीजिए लोड आपका स्टेबल चल रहा था, ये जो फर्स्ट केस है आपका, इस केस में आपका सिस्टम स्टेबल चल रहा था। अब मान लीजिए अचानक से आपकी डिमांड कम होगी, ठीक है, डिमांड इज लेस। डिमांड कम होने का मतलब क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर है वो कम होगी, ठीक है, मींस इलेक्ट्रिकल टॉर्क आपकी रिड्यूस होगी। पहले दोनों सेम थी, इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रिकल टॉर्क कम हो जाएगी एज कंपेरिजन टू मैकेनिकल टॉर्क, ठीक है। तो जे क्या हो जाएगा, जे डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, इसका जो डिफरेंस होगा राजी वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मैकेनिकल ज्यादा है, जो मान लीजिए 3 है, पहले जे भी 3 थी, 3 माइनस 3 0 आ रहा था इस केस में, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से आपकी इलेक्ट्रिकल डिमांड कम होगी, ठीक है, कम होने का मतलब क्या है, आपकी टीई कम होगी, ठीक है, 3 से जो 2 हो जाएगी, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1, मींस पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब स्पीड पहले से क्या हो जाएगी राजी मेरी, इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड पहले से इंक्रीज हो जाएगी। अगर स्पीड इंक्रीज हो गया तो मेरा राजे फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज स्पीड जो सिंक्रोनस स्पीड होता है दैट इज 120 एफ बाई पी। पोल क्या चेंज होंगे, उसके नहीं होंगे, 120 भी कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ी मींस आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वैसे भी आप ज्यूम करके देखिए, अगर टोका मशीन है, ठीक है, आपने चारा लगा रखा था, ठीक है, मान लीजिए जितना चारा था उसी टाइम पे आप घुमा रहे हो, आपको जितनी ताकत लगानी थी उतनी ताकत पे आप लगा रहे हो, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने हल्का सा चारा कम कर दिया तो आप उसी स्पीड पे घुमाओगे तो आपका जो स्पीड होगी उसकी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही चारा कम होगा, अगर उतनी टॉर्क से आप उसको मूव करवाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक हो इतनी बात। इफ अगर मान लीजिए डिमांड इंक्रीज हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, इफ डिमांड इज इंक्रीजेस, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है इसका मतलब टीई पहले से बढ़ जाएगा, मतलब मैकेनिकल टॉर्क से इलेक्ट्रिकल टॉर्क अगर बढ़ गया तो उस केस में जे डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, मींस ओमेगा पहले से क्या होगा, कम। चेंज इन स्पीड नेगेटिव का मतलब क्या, स्पीड आपकी कम हो रही है, ठीक है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। चारा मशीन से फिर एग्जांपल लेते हैं भाई, चारा मशीन पे जितना चारा था उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया था, स्पीड मतलब आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, जितनी ताकत आपने उस केस में लगानी है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने चारा थोड़ा सा और ऐड कर दिया तो आपकी जो स्पीड होगी राजे वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपका जोर ज्यादा लगेगा, समझ रहे मेरी बात, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। करेक्ट हो इतनी बात। अब अगर मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से राजे आपके पास इंड्यूस ईएमएफ इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर दैट इज इक्वल टू √2 पाई एफ, हाँ जी, एन फाई इंटू के डब्ल्यू, ठीक है। आप सिंक्रोनस मशीन में जाइए, उसके अंदर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अगर और इलेक्ट्रिकल पावर मेरे पास जो होती है राजे, आगे मैं प्रूव करूंगा इसको, ई एफ बी टी डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, जब मेरी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी उसके साथ मेरा ई ऑफ एफ वेरी करेगा, ई ऑफ वेरी करने से मेरी इलेक्ट्रिकल पावर वेरी कर जाएगी। करेक्ट हो इतनी बात, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मतलब क्या हुआ, जे इलेक्ट्रिकल पावर किसको फीड कर रहे हैं भाई, दैट इज पावर फीड टू द सिस्टम, ठीक है। ये लोड को कितना जनरेटर पावर फीड करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ पीई, आगे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। ये जितने भी आपके जनरेटर के ऊपर चेंजेस आएंगे ड्यू टू द वेरिएशन इन लोड, ठीक है, वो सारे के सारे चेंजेस आपके किसके ऊपर पहुंचेंगे भाई, लोड एंड पे पहुंचेंगे, और लोड एंड पे आपकी वही सिंक्रोनस मोटर बैठी है, ठीक है। इसका मतलब वो सारे के सारे पैरामीटर एज इट इज किसके ऊपर इफेक्ट करेंगे, आपके मोटर को, मोटर की जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको इफेक्ट करेंगे, ठीक है। लिखिए दीज पैरामीटर, क्योंकि जनरेटर तो वोल्टेज जनरेट कर रहा है ना, जैसे थर्मल प्लांट है वहां पे जनरेटर ने वोल्टेज जनरेट किया, उसको लोड एंड पे ले गया, ठीक है। अगर जनरेटर के टर्मिनल के ऊपर कोई चेंजेस आएगी, फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन आएगी राजे, वो वही चीज तो आगे फीड करेगा ना, इसका मतलब एज इट इज जो चीज चेंजेस वहां पे आएगा वो आपके लोड एंड तक पहुंच जाएगा, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो लिखिए दीज ऑल पैरामीटर, जो ये चेंजेस हुई हैं, दीज ऑल पैरामीटर, स्टोरी याद रहेगी, रह जाएगी, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूं, ठीक है। दीज ऑल पैरामीटर आर गोज टू मोटर, ठीक है, मोटर टर्मिनल तक चला जाएगा, ठीक है। इफ ईएफ आपकी क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा, जो आपकी मोटर टर्मिनल वोल्टेज है राजी, मोटर टर्मिनल वोल्टेज वो भी क्या कर जाएगी राजी, बोलो जी, वो भी इफेक्ट कर जाएगी, ऑल्सो इफेक्टेड, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस।
करेक्ट हो इतनी बात भाई, समझ में आया। इसमें से गेट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसका कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है, कैसे स्पीड आपकी ज्यादा हो रही है, कैसे कम हो रही है, वैसे एग्जाम्पल के साथ भी बता रहा हूँ और आपको मैथमेटिकली टर्म के साथ भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, लिखिए इसके अंदर, लिखिए मैं आपको वर्डिंग के रूप में दिखाता हूं। द पीरियोडिक वेरिएशन, जो चीज आपने देखी है उसी को ही मैं यहाँ पे देख रहा हूं। द पीरियोडिक वेरिएशन इन द, हाँ जी, किसमें, इन द टॉर्क अप्लाई टू द जनरेटर, ठीक है। अगर टॉर्क जो आप अप्लाई कर रही हो टी मैकेनिकल, उसमें चेंज कर दें, उसके साथ क्या होगा, कॉज वेरिएशन इन स्पीड पे उसका इफेक्ट आएगा कि नहीं, कॉज वेरिएशन इन स्पीड, ठीक है। अगर स्पीड के ऊपर डिफरेंस आ गया तो बोलो उसके साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज बदलेगी आपकी, ठीक है। तो लिखिए द रिजल्टिंग, सेम वही चीज लिख रहे हैं, ठीक है। द रिजल्टिंग पीरियोडिक वेरिएशन इन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, बोलो उसके साथ क्या होगा, बोलो जी, बोलो बोलो यार, पीरियोडिक वेरिएशन उसमें आ जाएगी किसमें, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में। कौन सी, जो आप जनरेटर से मोटर तक ट्रांसफर कर रहे हो, आर ट्रांसमिटेड टू मोटर कनेक्टेड टू द सिस्टम, ठीक है। जो सिस्टम के साथ मोटर कनेक्टेड है उसकी वेरिएशन वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है जी। बोलो जहां तक ओके हो गया, बिल्कुल ओके हो गया सर। आगे लिखिए द ऑसिलेशंस ऑफ मोटर caused by the variation in voltage and frequency, ठीक है। sometimes cause the motor lose synchronism, कैसे करेगी बताते हैं, सिंक्रोनिज्म इंटायरली इफ, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपके पास जनरेटर और मोटर के जनरेटर के टर्मिनल पे ड्यू टू सडन चेंज ऑफ सप्लाई या टॉर्क आपके पास वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगी राजे, उस चेंजेस की वजह से वो मोटर तक चली जाएगी, ठीक है। मोटर पे ऐसा हो सकता है उसकी वजह से वो मोटर आपकी सिंक्रोनिज्म लूज कर दे, ठीक है। इफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation is coincide with the frequency of oscillation caused by prime mover of generator, ठीक है। देखिए ऐसा हो सकता है कि जो वेरिएशन प्राइम मूवर की इनपुट पे आपने की उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी और स्पीड में चेंजेस हुआ है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है जो मोटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अगर उसके साथ कोइंसाइड कर जाए उसकी वजह से आपकी मोटर सिंक्रोनिज्म लूज कर सकती है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक वो हमारे पास यहाँ पे जो मिक्की माउस के साथ एक जंपिंग वाला सिस्टम लगा होता है ना, जहाँ पे लड़के जंप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जंप करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लीजिए लड़का है, ठीक है, इस पे ये क्या करेगा, ये जंप करेगा, ठीक है, ऐसे कूदेगा, समझ रहे मेरी बात। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर बच्चे के कूदने की और जो नीचे जैसे ही वो कूदेगा जो नीचे को लपकेगा और उसको नीचे से और फोर्स ऊपर को देगा, समझ रहे मेरी बात, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे टपकेगा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है जब वो नीचे टप रहा होगा उस केस में वो उस इंस्टेंट पे आ जाए जहां पे क्या होगा, वो नीचे को
देखो ऊपर से नीचे आया, अब जो वहां पे इलास्टिक टाइप मटेरियल होता है वो क्या करेगा, वो नीचे प्रेस होगा, प्रेस होने के बाद वो ऊपर को जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पास बच्चा जो जंप कर रहा था वो इस पोजीशन पे आ जाए कि एक तो जैसे ही वो ऊपर उठेगा, नीचे से ऊपर उठेगा वो वाली फोर्स, और बच्चा भी उसी टाइम पे ऊपर उठना चाहेगा तो डबल फोर्स मिलेगा ना, तो जब जो बच्चा है उसको जंप डबल मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्साइड। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उस केस में आपकी जो मोटर है वो क्या कर साए भाई, आपका सिंक्रोनिज्म लूज कर साए। ठीक है, इसी चीज की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, यही चीज की स्टडी हमने इसमें देखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बाखड़ा पे आपकी बिजली जनरेट हो रही है। ठीक है, बिजली जनरेट हो रही है, आपने मान लीजिए एक दो बल्ब स्विच ऑन ऑफ कर दिए, उसके साथ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपने क्या कर दिया, 10-15 एसी को एकदम से शट डाउन कर दिया। ठीक है, 10-15 एसी को एकदम शट डाउन होने करने की वजह से क्या होगा, आपका जो करंट होगा राजी कम हो जाएगा। करंट कम होने का मतलब क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल टॉर्क कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल टॉर्क कम होने का मतलब क्या है, डी ओमेगा डी टी क्या हो जाएगा राजी, बोलो यार, पॉजिटिव हो जाएगा। मींस आपकी जो स्पीड है राजी पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज होने का मतलब कि आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मींस पावर ऑफ अल्टरनेटर विल चेंज। ठीक है, तो आपके पावर सिस्टम की, सॉरी आपके जो अल्टरनेटर है उसकी पावर चेंज होगी। इसी चीज की होल स्टडी हम इस चैप्टर में देखेंगे, उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। समझ रहे मेरी बात। तो ये था भाई आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबिलिटीज होती हैं, उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है जी, तो आपके थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने आपके डिस्कस किए हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रीड करिए, आ सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ इट कैन regain its original state after experiencing a disturbance. ठीक है, the disturbance in case of synchronous machine may be due to sudden fault at the terminal of machine or change in mechanical input, जो आपकी TM है वो बदल सकती है ऑफ द मशीन। ठीक है, और आपके पास जो स्टेबिलिटी की जो टाइप्स होती हैं राजी, ये मेनली आपके पास 3 टाइप की होती हैं, वोल्टेज स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी एंड एंगुलर स्टेबिलिटी। ठीक है, वोल्टेज स्टेबिलिटी में क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि जो आपकी वोल्टेज है वो प्लस आपकी एक्चुअल जो रेटेड वोल्टेज है प्लस डी रेटेड प्लस माइनस 5% का वेरिएशन उसके अंदर चल सकता है। ठीक है, अगर इसके बियॉन्ड द लिमिट अगर आपके आ रही है, इसका मतलब आपकी वोल्टेज अनस्टेबल है। ठीक है, लिखिए, इट रेफर टू voltage regulation at the terminal of machine as it should be within the limit of plus minus 5%। ये हमारे स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हमने रेंज डिफाइन कर दी है। ठीक है, इफ द वोल्टेज रेगुलेशन एक्सीड दैट देन सिस्टम इज सेड टू बी वोल्टेज अनस्टेबल। ठीक है, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी की रेंज है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो प्लस माइनस 1% ऑफ रेटेड वैल्यू से वेरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमारी स्टैंडर्ड क्या 50 हर्ट्ज है, उसका 1%। ठीक है, तो 50 का 1% कितना हो जाएगा जी, दैट इज 0.5। इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी 49.5 टू 50.5 हर्ट्ज तक वेरी कर सकती है। ठीक है, अगर इस रेंज से बाहर जाएगी तो उसको हम बोलेंगे राजे, बोलो क्या बोलेंगे, सिस्टम आपका फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसको कैसे ठीक करना है वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के अंदर। ठीक है, लिखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन मस्ट लाई विद इन प्लस माइनस 1% ऑफ रेटेड वैल्यू। दैट इज रेटेड वैल्यू कितनी है इंडिया में, 50 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ प्राइम मूवर इज कंट्रोल्ड by mean of speed governor or control the frequency to control the frequency। सॉरी, आगे है एंगुलर स्टेबिलिटी। इस चैप्टर में जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज योर एंगुलर स्टेबिलिटी। ठीक है, इट रेफर द स्टेबिलिटी ऑफ द रोटर एंगल। रोटर एंगल आपका होता है डेल्टा। द ऑसिलेशन इन रोटर एंगल मस्ट बी बाउंडेड इन केस ऑफ डिस्टर्बेंस। हम देखेंगे भाई रोटर एंगल के अंदर वेरिएशन कैसे होगी। ठीक है, जैसे आपके पास हमने जनरेटर के केस में देखा था, ये आपके पास सबसे ऊपर कौन सी होती है, आर्मेचर फ्लक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे आपके पास फील्ड फ्लक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ये रोटर फ्लक्स हो गया, ये आपके पास क्या हो गया राजी, स्टेटर फ्लक्स हो गया। ठीक है, जब मेरे पास एकदम से लोड कम होगा उसकी वजह से राजी मुझे एक चीज बताइए, उसकी वजह से रोटर की स्पीड क्या होगी। देखो मैं ध्यान से आपको बता रहा हूं, चलिए नीचे लिखते हैं, ये मान लीजिए रोटर फ्लक्स है,
जे मान लीजिए स्टेटर फ्लक्स है, ठीक है, और जे एंगल आपके पता है, इन दोनों के बिटवीन का एंगल क्या होता है जी, डेल्टा। और आपको जे भी पता है, जे मान लीजिए इस डायरेक्शन पे सिंक्रोनस स्पीड पे दौड़ेगा और जे भी आपके पास सिंक्रोनस स्पीड पे दौड़ेगा, ठीक है। जो डेल्टा इस पोजीशन पे होगा वो राजी मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। कब, जब मेरे पास टीई इक्वल टू क्या होगा, टी मैकेनिकल। अब मान लीजिए लोड मेरा एकदम से कम हो गया, लोड कम होने का मतलब क्या, टीई मेरा कम हो गया, मींस डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी क्या हो गया राजी, पॉजिटिव आ गया, मींस ओमेगा की वैल्यू आपकी बढ़ गई, ठीक है। मींस आपके अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ गई। अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ने का मतलब, रोटर की स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, आपके रोटर की जो फ्लक्स है राजी उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। अब रोटर सॉरी जो स्टेटर फ्लक्स है वो तो आपकी किस पे दौड़ेगी राजे, सिंक्रोनस स्पीड पे ही दौड़ रही है। पहले जो रोटर फ्लक्स था मेरा यहाँ पे था, ठीक है, इसकी स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड, पहले इसकी स्पीड भी कितनी थी राजे, सिंक्रोनस स्पीड थी। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही डिमांड कम होगी उसकी वजह से जो मेरे पास रोटर फ्लक्स की स्पीड है वो पहले से बढ़ जाएगी, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए वो यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। पहले मान लीजिए जे 1500 पे दौड़ रही थी, जे भी 1500 पे दौड़ रही थी, लेकिन जैसे ही डिमांड मेरी कम हुई उसकी वजह से ये स्पीड 1500 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी, ठीक है। पहले जे मेरे पास डेल्टा जे था राजी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही स्पीड बढ़ेगी मींस अब डेल्टा मेरा जे हो जाएगा, ठीक है। मींस अगर स्पीड आपकी बढ़ गई राजे उसकी वजह से जो मेरा डेल्टा होगा, लोड एंगल होगा राजे, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जे हो जाएगी आपकी वेरिएशन ऑफ डेल्टा, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। करेक्ट हुई इतनी बात, वही चीज हम यहाँ पे बता रहे थे, ठीक है। जे आपको पास यही पॉइंट वाइज लिखा रहा है, इफ द ऑसिलेशन इन द रोटर एंगल मस्ट बी बाउंडेड इन केस ऑफ डिस्टर्बेंस। जैसे ही डिस्टर्बेंस आएगी तो रोटर का जो एंगल है वो भी आपका जो डेल्टा है वो भी आपका कम ज्यादा होगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको बताई है ना, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली ये आपका डेल्टा क्या होगा राजी, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इससे उल्टा लोड मेरा कम हो जाता, सॉरी लोड मेरा इंक्रीज हो जाता, तो टीई मेरी पहले से क्या हो जाती राजे, बोलो डिमांड ज्यादा हो जाती, ठीक है। यहाँ पे मैं उल्टा कर गया था भाई, जैसे ही लोड डिमांड कम होगी टीई मेरा कम होगा, टीई कम होगा तभी तो डी ओमेगा बाई डी टी पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि टी एम माइनस टीई होता है ना। अगर ये कम होगा, ठीक है, ये स्टेबल होगा तभी तो ये पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है। बाकी पैरामीटर मेरे ठीक थे। जैसे ही डिमांड बढ़ी टी बढ़ेगा तो डी ओमेगा बाई डी टी मेरा क्या होगा राजे, कम होगा, मींस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, स्पीड मेरी पहले से कम होगी। अब ये जो एक्सेस मैंने ऊपर दिखाई है, ये एक्सेस ऊपर दिखाई है, ये अब मेरी नीचे मैं इसको दिखा दूंगा, ठीक है। चलो दूसरा केस बना देते हैं। स्टार्टिंग में जे पोजीशन पे थे, जे मेरे पास डेल्टा था राजे, ठीक है। स्टार्टिंग वाला डेल्टा मैं डॉटेड पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही लोड मेरी डिमांड बढ़ेगी उसकी वजह से जो रोटर फ्लक्स है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। पहले डेल्टा इतना बड़ा था, पहले तो देखो ये पूरा डॉटेड लाइन के साथ था, अब डेल्टा मेरा जे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड कम हुई तो डेल्टा मेरा कम हो जाएगा। इसका मतलब जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा हो जाएगा, मींस स्पीड सॉरी डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। स्पीड बढ़ेगी तो डेल्टा बढ़ेगा, स्पीड कम होगी तो डेल्टा भी मेरा क्या होगा, कम होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। चलिए समझ में आया भाई ये पॉइंट। आगे जो एंगुलर स्टेबिलिटी होती है ये भी तीन टाइप की होती है भाई, आपकी स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट एंड डायनामिक, ठीक है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, इट रेफर टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी सिस्टम, इफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लिमिट इज एक्सीड देन सिस्टम लूज सिंक्रोनिज्म, ठीक है। आपके सिस्टम का की कैपेसिटी होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई ट्रांसमिशन लाइन है वो 2 मेगावाट पावर ही ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 मेगावाट से ऊपर जाएगा तो आपका कौन सा आएगा, सिस्टम आपका लूज कर देगा सिंक्रोनिज्म। दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज रिलेटेड टू योर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, इट इज स्टडी बाय अप्लाइंग स्मॉल डिस्टर्बेंस टू द मशीन। इसमें क्या होता है, हम स्मॉल डिस्टर्बेंस अप्लाई करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। चलिए ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ये सडन होता है, ठीक है। सडन शॉर्ट टाइम होता है लेकिन बहुत बड़ी आप इसमें डिस्टर्बेंस डालते हो, जैसे अचानक से लोड को आपने लूज कर दिया, ठीक है, जीरो कर दिया, या फिर कोई लाइटनिंग गिर गई लाइन के ऊपर, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। लिखिए इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिमेन इन सिंक्रोनिज्म इवन आफ्टर एक्सपीरियंस अ लार्ज डिस्टर्बेंस। इसके अंदर लार्ज डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। डायनामिक स्टेबिलिटी में क्या होता है राजी, इट रेफर टू द स्टेबिलिटी ऑफ रोटर ऑसिलेशन व्हेन स्मॉल बट कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस इज अप्लाइड, ठीक है। स्मॉल होती है लेकिन वो लगातार चलती रहती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस,
क्लियर है भाई इतनी बात? तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का मीनिंग समझ में आया, इसको ध्यान में रीड कर लेना। इट रेफर टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी सिस्टम। इफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लिमिट इज एक्सीडेड देन सिस्टम इज लूज सिंक्रोनिज्म। समझ रहे मेरी बात? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। बोलो जी, जहां तक बातें क्लियर है भाई? ठीक है, तो इस स्टेबिलिटी सिस्टम के अंदर हम क्या देखेंगे भाई? हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, द सिस्टम मस्ट बी सिक्योर, दैट इज इट मस्ट बी प्रिपेयर टू टेक अ डिस्टर्बेंस एट प्रेजेंट ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट बताएंगे आपको, प्रेजेंट डेल्टा नॉट होता है, आगे हम स्टडी करेंगे। द सिस्टम मस्ट बी रिलायबल टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई इवन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ डिस्टर्बेंस। हमारा सिस्टम भाई रिलायबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हल्की सी डिस्टर्बेंस आई आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? कोलैप्स डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और इसके अंदर एक नोट कर लीजिए एग्जांपल। एक हम टर्म यूज करेंगे स्टेबिलिटी लिमिट। ठीक है, स्टेबिलिटी लिमिट का मीनिंग क्या होता है राजे? ड्यूरिंग द फॉल्ट, आपका फॉल्ट को कितनी मैक्सिमम पावर फीड करेगा सिस्टम, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी लिमिट। ठीक है, तो लिखिए इट इज द maximum amount of power that can flow into point of disturbance to maintain stability is known as स्टेबिलिटी लिमिट। ठीक है, जो इफेक्ट आया उस इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए मुझे कितनी पावर सप्लाई करनी पड़ेगी उस पॉइंट को, सो दैट मेरा सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, उसको बोलते हैं राजेश स्टेबिलिटी लिमिट। ठीक है, तो ये भाई सभी पॉइंट आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे आपके स्टेबिलिटी पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।